हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है, हमें पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। पिछले 8 घंटों से यहाँ खड़े हैं इस ठंड में, -3 डिग्री सेल्सियस में, बिना खाए बिना पिए। आप देख रहे हैं DDI न्यूज और ऑन नेटवर्क, देश दुनिया की खास खबरें। और इस वक्त हम प्रकाश डाल रहे हैं रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले की परिणति पर। परिणति ये हुई है रूस के हमले की कि यूक्रेन में जो भी लोग थे विभिन्न देशों के, वे वहां पर बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े हुए हैं वहां के एक छात्र मनु सिंह। सौभाग्य से वहां पर ये हमला होने से पहले ही निकल लिए वहां से और सुरक्षित अपने घर मथुरा आ गए हैं। लेकिन अब उनके जो दोस्त हैं वो उन्हें जो हाल वहां का सुना रहे हैं, उस हाल को सुनने के बाद मनु सिंह जी आप अपना पूर्ण परिचय देते हुए बताएं कैसा आपको लग रहा है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे संपर्क किया सर। वहाँ पर सर मेरा नाम मनु सिंह है, मैं वहाँ पर 2nd ईयर मेडिकल का छात्र हूँ। मेरे वहाँ दोस्त काफी फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम आ रहा है, बंकर में पड़े हैं बच्चे। सर स्थिति ऐसी है कि दूसरे कॉलेज के बच्चों को वहाँ से निकाला जा रहा है, लेकिन हमारी कॉलेज के बच्चों को वहाँ से नहीं निकाला जा रहा है। और हमारा कॉलेज बॉर्डर के पास में पड़ता है, जयपुर जे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। लेकिन अभी दोस्तों से बात संपर्क हो रहा है तो वो सब काफी दोस्त रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम यहाँ से जिंदा आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा, स्थिति काफी खराब है। बच्चे एमएनसी को हम लोगों ने भी फोन किया एमएनसी को, तो कोई फोन भी नहीं उठा रहा है, कॉल काट रहे हैं बार बार। हमारे दोस्त भी काफी उनसे संपर्क कर रहे हैं तो कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। अच्छा, कम से कम वहाँ अभी 18,000 छात्र थे, जिसमें से 5,000 छात्र उन्होंने निकाल दिए हैं एमएनसी ने, बट हमारी कॉलेज के लिए कोई नहीं सुन रहा है। और इस समय की अभी की ताजा स्थिति अगर किसी से अभी आपकी बात हुई हो लेटेस्ट, वो बताएं। सर अभी मेरी बात हुई दोस्तों से तो बोल रहे हैं कि 2,500 बच्चों में हमारी कॉलेज में से अभी 400-500 बच्चों को निकाला है बस, वो भी हंगरी के लिए सर, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड के लिए। बट हमारी कॉलेज ने परमिशन जैसे लिया है तो वो हंगरी भेज रहे हैं अभी तो हाल फिलहाल, लेकिन पूरे बच्चे नहीं भेजे अभी तक। 400-500 बच्चे के करीब भेजे हैं शायद जी। और वहाँ का हाल वो क्या सुना रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है? सर वहाँ पर सर अगर देखा जाए तो सर अभी स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर जो वहाँ के लोकल लोग यहाँ यूक्रेन में रहते हैं, वो लोग खुद वहाँ से जाकर खाली कर रहे हैं यूक्रेन को। जबकि इंडिया गवर्नमेंट ने मतलब कि सब देशों ने बोल दिया कि जो छात्र वहाँ फंसे, मतलब कि वो वहाँ पढ़ रहे हैं, वो कैसे करके अपने देश लौट जाएं। लेकिन ये लोग नहीं निकलने दिए छात्रों को, बोले कि कुछ नहीं होगा यूक्रेन में। आज स्थिति सर इतनी खराब है कि वहाँ पर बच्चे खाना तक नहीं खा रहे समय से, बंकर में पड़े हैं। अच्छा जी सर। तो आप बता रहे हैं करीब 18,000 छात्र हैं वहाँ पर, कहाँ के? सर अपने इंडिया के छात्र सर, इंडिया के साउथ, मतलब कि आंध्रा, तेलंगाना और हैदराबाद, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, केरला, सर इस जगह के छात्र हैं। अपने भारत के ही 18,000 छात्र वहाँ पर फंसे थे, जिनमें से 5,000 निकले हैं अभी तक। जी सर। और सर वहाँ के 5 लाख लोग तो वहाँ से सर जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना, यूक्रेन लोग, वो तो वहाँ से पोलैंड चले गए हैं। अच्छा, मतलब उन लोगों के लिए हेल्प ज्यादा हो रही है, इंडियंस के लिए इतनी हेल्प नहीं हो रही है जो देखा जाए तो। क्योंकि मैंने सर आपको वीडियो भेजी है सर, आपने वीडियो देखा होगा कि जो छात्र वो फंसे पड़े हैं पोलैंड बॉर्डर पर, उनको भेजा गया है। वहाँ पे वो लोग लाइन में खड़े हैं। और दूसरी बात सर, वहाँ बर्फबारी, आपको पता है कि वहाँ स्नो बहुत होता है, माइनस में वेदर उधर का जी। तो सर उनको 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। या बंकर में रहे वहाँ मरना, और वहाँ खड़े हो तो वहाँ मरना, दोनों तरफ सर यही सीन हो रहा है उधर। तो खाना मिलना, पानी भी नहीं मिल पा रहा सही से बच्चों को। सर ये समस्या आ रही है। और वो बता रहे हैं कि 8 बच्चों को एक गाड़ी आकर ले जाती है। जी सर, एक्चुअली क्या है सर, अगर आप वहाँ की स्थिति देखें ना कि वहाँ मतलब कि अभी जो कुछ बच्चों को सर ट्रेन से भेजा है इन लोगों ने, ट्रेन अवेलेबल कराई है, और कुछ को बसों से भेज रहे हैं सर जी। बस यही अनुरोध हमारा सरकार से, बच्चों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, उनके पेरेंट्स बहुत टेंशन में है जी। तो भारत सरकार से ही आपका ये आग्रह है, हम समझते हैं, या और किसी सरकार से भी आप कुछ कहना चाहते हैं? रूस से भी कुछ कहना चाहते हैं?
यूक्रेन के राष्ट्रपति तो खुद ही इस समय संकट में हैं। जी सर, मैं तो इससे ये क्या कहना चाहूंगा, चाहते हैं आप? मेडिकल के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, अपने शब्दों में कहिए, किससे क्या कहना है आपको? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, रूस और यूक्रेन को बातचीत कर मसला का सॉल्व करना चाहिए। लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। जो जंग चल रही है इसको अभी के भी रोका जाए और बातचीत कर इसका कोई सुझाव निकाला जाए जिसका एक अच्छा परिणाम हो। हाँ, और लड़ाई करो तो आप करो, लेकिन उसमें निरीह लोगों को क्यों आप पिसवा रहे हो? जी सर, देखिए सर, ये दो देशों का मसला है। इसमें भारत के छात्र, मोरक्कन छात्र, नाइजीरियन छात्र, काफी देशों के छात्र फंसे पड़े हैं इस स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में। तो उनको तो सुरक्षित, रूस को भी निकलवाना चाहिए अगर मानवता है तो। सर रूस ने तो कहा है कि हम लोग भारत छात्रों को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सर आप एक चीज जानते हैं, युद्ध के दौरान वो ये नहीं देखते कि ये भारत का है कोई और देश का है। जब हमला किया था तो उसको क्या पता कि ये भारत का है कौन से देश का है सर। अच्छा, ये कहा है रूस ने कि हम भारत के छात्रों से कुछ नहीं कहेंगे, तो और कहाँ के छात्रों से कहेंगे? नहीं, मतलब कि सर उन्होंने ये लाइन जारी किया, लेकिन सर मुझे उन पर इतना विश्वास नहीं है रूस पर। जी सर, उनकी जो हलचल थे, उनका जो व्यवहार था, उससे हमें पहले पता लग गया था कि ये कुछ ना कुछ करेगा जरूर। तो इस तरह से आपने जाना कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद पर विभिन्न देशों के स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। अभी भी भारत के 18,000 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 5,000 ही वहां से निकल सके हैं। और एक स्टूडेंट ने खुद ने ये बताया कि वहां पर अभी 13,000 के करीब और स्टूडेंट फंसे हुए हैं। और आप अपने बारे में और बताओ कि आप कैसे और कब निकले वहां से? सर मेरा सर फ्लाइट था 16 तारीख का सर, ठीक है। तो सर मैं 15 की रात को निकला, तो मैं 16 को वहाँ पहुँच गया, मतलब कि यूक्रेन की राजधानी कीव एयरपोर्ट पर सर। जी। तो सर मैं वहाँ से मैंने फ्लाइट। आप कहाँ पर रहते थे वहाँ पर? सर मैं सर जयपुर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि जयपुर में रहता था। हैं? जयपुर जी सर। तो सर मैं वहाँ से निकला, बस पकड़ा मैंने, तो मैं 16 को पहुँच गया, मतलब कि एयरपोर्ट सर। एयरपोर्ट पे जाके मैंने चेक इन करना शुरू किया, तो वहाँ मेरी फ्लाइट थी, फ्लाइट दुबई के लिए, दुबई से दिल्ली के लिए थी। तो सर मैंने वहाँ आके देखा तो वहाँ मेरी फ्लाइट कैंसिल दिखा रहे थे। तो मैंने एयरपोर्ट के स्टाफ से बात किया, तो वो लोग मुझे इधर उधर घुमा रहे थे कि अरे नहीं फ्लाइट अभी कैंसिल है, ये है वो है। तो सर ऐसे करके मैंने 2-3 दिन, मतलब 2 दिन एयरपोर्ट में काटा सर। मेरी फ्लाइट कैंसिल थी, 2 दिन सारा एयरपोर्ट में काटा सर मैंने। अच्छा। तो सर कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं, मैंने उनसे बोला कि सर मेरी प्रॉब्लम है। फिर मैंने इंडियन एम्बेसी को कॉल किया, किसी ने मेरा रिस्पॉन्स नहीं दिया इंडियन एम्बेसी ने। मैंने उनको एक मेल भी किया कि मेरी फ्लाइट कैंसिल है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे कोई दूसरी फ्लाइट से भेजें। तो सर उन्होंने कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, मेरी फ्लाइट कैंसिल होगी, उसका अभी तक कोई रिफंड नहीं आया फ्लाइट का। फिर सर मैंने जब मुझे 2 दिन एयरपोर्ट में हो गया, तो मैंने फैमिली से संपर्क किया। मैंने कहा ऐसी स्थिति है कि फ्लाइट कैंसिल है, कोई और दूसरी फ्लाइट कर लेते हैं। सर मैंने दूसरी फ्लाइट देखी एयर अरेबिया। तो सर वो मैंने तुरंत बुक की एयरपोर्ट से ही सर। फिर मुझे 3 घंटे बाद फ्लाइट मिल जाती है। तो सर मैं फ्लाइट में बैठा, मतलब कि एयर अरेबिया में, तो मैं पहुंचा शारजा। तो शारजा मुझे 8-10 घंटे रुकना पड़ा, यानी कि फ्लाइट लेट थी। तो वहाँ मैंने वेट किया, फिर वहाँ से मेरी दूसरी फ्लाइट में बैठा मैं दिल्ली के लिए। तो सर मैं 20 को आगे दिल्ली लग गया सर। अच्छा, क्यों आ गए आप दिल्ली? आप कैसे, मतलब वहाँ से निकल लिए? सर एक्चुअली मतलब कि इंडिया गवर्नमेंट ने, जितनी भी सारे देश की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कहा था कि यूक्रेन में रुकना जरूरी नहीं है, तो वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि स्थिति वहीं खराब है। तो सर उन्होंने बोला कि 16 तारीख को वार करेंगे, बहुत बड़ा अटैक करेंगे वो लोग। तो इसलिए मैंने 16 की फ्लाइट की थी मॉर्निंग की, 16 को निकल जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं होगी इधर से निकलने के बाद में। लेकिन 16 को कुछ नहीं हुआ सर। ये सब 24 तारीख की सुबह हुआ है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्सों की फ्लाइट थी जो अभी फंसे पड़े हैं, उनकी 24 फ्लाइट थी जी। तो सर वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं, तो एयरपोर्ट में तुरंत बम विस्फोट हुआ है। जैसे वो घुसने वाले थे ना, तुरंत वहाँ 2 बम विस्फोट हुए सर। तो एयरपोर्ट के मैनेजर वगैरह आए, उन्होंने बोला सबको सब बाहर निकलो, एयरपोर्ट खाली करना था तुरंत। तो जैसे ही बच्चे वो सब स्टूडेंट बाहर आए, तो बाहर एक विस्फोट और हुआ है, जो आप मेरी डीपी पे देखोगे, व्हाट्सएप डीपी पे। ऐसे धमाके सर वहाँ पर ऐसे हुए सर। अच्छा जी सर। तो आपके सामने भी धमाके हुए वहाँ पर? नहीं सर, हमारे सामने वहाँ सिचुएशन खराब थी, मतलब कि वहाँ पे मतलब कि आर्मी वाले पड़े हुए थे, रूस के आर्मी वाले, मतलब वहाँ बॉर्डर साफ करता है ना हमारे यहाँ से जी। तो हम लोग डेली न्यूज वगैरह देख रहे थे कि क्या स्थिति चल रही है, क्या स्थिति चल रही है।
तो ये क्यों हो रहा है वहाँ पर, सर क्या देखिए है इनके मध्य? सर एक्चुअली सुनने में जो न्यूज हम लोग देख रहे हैं उस हिसाब से तो ये लगता है कि ये नाटो में यूक्रेन मिलना चाह रहा है और रूस को पसंद नहीं है ये नाटो मिल जाए। ये इसका मेन कारण है। और फिर सर ये पता नहीं कौन कौन सी कंट्री आपस में इनको लड़वा रही है, यूक्रेन रूस को। अच्छा जी सर। हाँ विभिन्न देश लड़वा रहे हैं इनको? हाँ सर ऐसा लग रहा है न्यूज़ों के हिसाब से सर। अच्छा क्योंकि सर पहले सर ये तीसरा बार है। एक बार 1993 में हुआ था और एक बार 2014 में हुआ था। और क्यों लड़वा रहे हैं, वे क्या चाह रहे हैं, कौन कौन है विदेश? एक्चुअली सर मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि नाटो में अगर यूक्रेन मिल जाता है तो रूस की पावर कम हो जाएगी। जी तो इसलिए रूस चाहता है कि नाटो में यूक्रेन ना मिले। जी तो इसलिए अगर ये नाटो में मिलता है तो सर युद्ध आगे तक और चलेगा, क्योंकि दोनों पार्टियां बोलती, यूक्रेन ने कह दिया कि हम झुकेंगे नहीं और सरेंडर भी नहीं करेंगे। जी सर उन्होंने, यूक्रेन ने ये कहा, राष्ट्रपति ने यूक्रेन के ने, जेलेंस्की ने। अच्छा यूक्रेन वैसे कैसा देश है, आप वहाँ रहे हैं, कितना समय रहे? सर मेरा तो सर वहाँ पर अभी मेरा 1.5 साल हुआ है और कुछ महीने मेरे इंडिया में काटे थे क्योंकि मेरी छुट्टियां पड़ी थी ना उस समय। अब मैं 3rd ईयर में आ गया। कैसा लगा वहाँ पे आपको? सर यूक्रेन एक मेडिकल फील्ड है वहाँ पर, मतलब कि एमबीबीएस बहुत बेस्ट होती है, एमबीबीएस एंड इंजीनियरिंग। भारत के छात्र विदेश देशों के छात्र वहाँ पढ़ने के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए आते हैं। जी विदेश से एमबीबीएस या इंजीनियरिंग करने के बाद में सारे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे कि अपने कंट्री में लौटते हैं तो बहुत सी जॉब मिलती है इंटर्नशिप के बाद। जी और सर इंडिया से बहुत सस्ती होती है एमबीबीएस। इंडिया में 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं समथिंग। यूक्रेन में कितने में हो जाती है एमबीबीएस? सर वहाँ हर कॉलेज का अलग अलग प्राइस है। जैसे कि सपोज कर लीजिए सर 30 लाख अप्रोक्स। जी कुछ मिला के 30 लाख कम से कम सर टोटल खर्चा आता है उसमें एमबीबीएस। हाँ सर समथिंग कितना आ जाता है सर। और इंडिया में 1 करोड़ कम से कम, इंडिया में 1 करोड़ रुपए। और उसमें भी सर आपको है ना क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी नहीं मिलती है। और फिर सर उसमें ये कट ऑफ बहुत हाई जाती है जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम सर मैं नीट लिया था तो सर मेरा 480 मार्क्स था, मेरा जनरल में था तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। जी तो मैं फॉरेन निकल गया था। जी और आपका जो रिफंड रह गया वो कितना था टिकट का? सर मेरा एक टिकट था 32,000 रुपए का, जो फ्लाइट वही था, वो भी तो वापस नहीं हुआ अभी तक। 32,000। और जो आप यहाँ तक पहुँचे अपने घर तक वाया शारजहाँ? 65 सर उसका 65 इमरजेंसी में 55,000 आपका खर्चा आ गया उस अपने घर तक पहुंचने में। आपको 55,000 रुपए अतिरिक्त व्यय करना पड़ा और यहाँ पर आकर ये सोच रहे होंगे आप जान बची तो लाखों पाए। हाँ सर यही सर, पेरेंट्स भी यही कह रहे हैं कि एक्चुअली पेरेंट्स से मतलब कि मिलने वाले जो मतलब कि फैमिली मेंबर, उन्होंने कहा कि उसे बुला लीजिए। पापा तो कह रहे थे मैं उसे बुला ही रहा हूँ, फिर मैं भी यहाँ से मैंने टिकट कर ली। मनोज सिंह तो बचाए वहां से, लेकिन इनके अभी तमाम साथी फंसे हुए हैं वहां पर। निकल आए हैं मनोज सिंह और अब इनको अपने साथियों की चिंता सता रही है, क्योंकि वे साथी इनसे संपर्क में हैं, लगातार इनसे बात कर रहे हैं, इनको वीडियोस भेज रहे हैं और उन वीडियोस को ये हम तक पहुंचा रहे हैं और हम आप तक इन वीडियोस को, इन बातों को पहुंचा रहे हैं। और जो भी सक्षम लोग हैं केंद्र सरकार के, कृपया वे इनका संज्ञान लें। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम निखिल कुमार है। मैं लवीव दनाइलो हैरिस की लवीव यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। कल हमें नोटिस आया पोलैंड से, इंडियन कम्युनिटी ऑफ पोलैंड से, कि जो बच्चे आना चाह रहे हैं वो आ सकते हैं। उन्हें सिलेंजिस्की बॉर्डर से निकाला जा रहा है बाय फुट। तो हमने खुद से अपना कैब करवाया। हम सभी लोगों ने अपने हॉस्टल से कैब कराया, कैब से निकले। कैब से निकलने के बाद हमें कुछ किलोमीटर जाने के बाद बहुत लंबी जाम मिली। तो पूरे जाम में कैब वाले ने हमें निकाल दिया। कैब वाले निकाल दिया तो हमने खुद चल के 25 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, सभी लोग चल के आए हैं बॉर्डर पे, यहाँ पोलैंड के बॉर्डर पे। और यहाँ बॉर्डर पे हमारे साथ ऐसे सलूक हो रहा है। हम 10 घंटे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं
और एक एक करके बस एक वैन से 8 या 10 लोगों को एक बार में हमें बॉर्डर पे पहुंचाया जा रहा है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा है कि बस यूक्रेनियन लोगों को पहुंचाया जा रहा है और हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है, हमें पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। पिछले 8 घंटों से यहाँ खड़े हैं इस ठंड में -3 डिग्री सेल्सियस में, बिना खाए बिना पिए। मेरा नाम विकास है, मैं जेफ्रोजा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मेरे साथ यहाँ 1500 अराउंड बच्चे फंसे हुए हैं और हमसे 60 किलोमीटर दूर डेनीप्रो में भी हमारे साथ ही 700 बच्चे फंसे हुए हैं। और हमें यहाँ से नियर बाय बॉर्डर जाने के लिए न बसें अवेलेबल है, न ट्रेन अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ सिचुएशन काफ़ी पैनिक है और हमारे साथीगण बहुत परेशान हैं। और हमें इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमें नियर बाय बॉर्डर तक पहुंचने के लिए कुछ बस या ट्रेन अवेलेबल करवाए, क्योंकि यहाँ लोकल न बसें अवेलेबल है न ट्रेन अवेलेबल है। और इंडियन गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि नियर बाय बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रेन और कुछ बसें अवेलेबल करवाए।